आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मिनी मॉक टेस्ट जो कि आने वाले यूपी पुलिस री एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही बीपीआई क्वेश्चन का यह एक सीरीज है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल गुरुकुल। माई सेल्फ एकांश। तो चलिए इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखिए ए बी सी और डी, और सही आंसर को बताइएगा कौन सा होगा। तो आरबीआई का इसमें कार्य रुपयों का मूल्य का निर्धारण करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हर रुपयों का मूल्य का निर्धारण कौन करता है तो उस देश का डेवलपमेंट विकास करता है। अगर आरबीआई को मूल्यों का निर्धारण करना होता तो डॉलर को नीचे करके रुपया को ऊपर कर देता। तो किसी भी कंट्री का करेंसी उसके कंट्री के ग्रोथ से डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए हम कुछ आरबीआई से रिलेटेड जानकारी लेते हैं। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और किसके सिफारिश पर हुआ था? तो हिल्टन आयोग के सिफारिश से आरबीआई का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और 25वें नवंबर के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा इतना आरबीआई के बारे में। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो बताना है चारों ऑप्शन में कौन सा एक जैसा नहीं है। तो देखिए 11 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। ठीक उसी तरह 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आ जाएगा। 15 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। लेकिन 16 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी डफली आप बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपनी डफली आप बजाना, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अपने मन की करना। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। मूर्ख लोग अपनी डफली आप बजाते हैं, यानी वो अपने काम अपने मन के द्वारा करते हैं। सन मार्च जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया किस देश का खिलाड़ी है? तो आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया का सोनमर्स खिलाड़ी थे। त्रिरत्न में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। देखिए जो कोई शब्द में या जिस समास में पूर्वर्त पद मतलब पहला पद, जैसे ये हो गया पहला पद, अगर संख्यावाचक हो, संख्या का डिनोट करता है, जैसे चतुर्भुज। ठीक है, देखिए इसका पहला पद क्या है? संख्यावाचक है। पंचभुज क्या है? ये पहला पद संख्या है। त्रिभुज, ये त्रि क्या है? संख्या को डिनोट कर रहा है। तो ऐसे कौन सा समास को निर्धारण करेगा? ऐसे सब द्विगु समास का। याद रखिएगा त्रिरत्न द्विगु समास है। इंसुलिन स्रावित होता है, ऑप्शन देखिए और सही जवाब बताइए। तो फ्रेंड इंसुलिन कहाँ कैसे स्रावित होता है? तो पेनक्रियाज से, यानी अग्नाशय से। और इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? पेनक्रियाज से। तो याद, इंसुलिन की कमी से एक डिजीज होता है, इंसुलिन की कमी से एक डिजीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं अपने भाषा में? डायबिटीज। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए तो डायबिटीज हो जाता है। और डायबिटीज का मतलब क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो हमें इंसुलिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। तो बताइए इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक है, अपदान कारक है, कर्ता कारक है या कर्म कारक है? तो इसका जवाब हो जाएगा संबोधन। देखिए हे प्रभु, इसको शब्द सही लग रहा है, संबोधन कर रहा है किसको? भगवान को। तो संबोधन कारक के पहचान के लिए क्या होता है? हे, ओ, अरे। ठीक है, ऐसा अगर आपको शब्द देखने को मिलता है तो आप डायरेक्ट टिक लगाइएगा संबोधन कारक। जैसे ओ विनय इधर आओ, अरे राजू ये काम मत करो। तो इस तरह से संबोधन का भाव आ रहा है, तो ये संबोधन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? गौरव का मतलब क्या होता है? विख्यात।
होता है ना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघुता। लघुता मतलब कम। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की थी? तो बताइए किस राज्य की थी? तो इसका उड़ीसा राज्य का था। ठीक है, याद रखिएगा उड़ीसा राज्य का जो झांकी था गणतंत्र दिवस पे सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। बात करें उड़ीसा का तो उड़ीसा का वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी हैं। और भारत में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस राज्य की है? तो उड़ीसा का है। वो कितना है? 0.9% है। पिछले कुछ सालों में अगर बात की जाए पूरे स्टेट की, इंडिया की, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ उड़ीसा राज्य का ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है, यह किसको प्रभावित करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, बताइए क्या होगा। अगर आपको आंसर देनी है तो आप वीडियो को पॉज करके सही जवाब दे सकते हैं। तो थैलेसीमिया ब्लड को इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, सरोज। तो इसका संधि विच्छेद होगा सर धन ज, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जो वेन डायग्राम से है। वन, बस, ट्रेन, कार, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये चारों ऑप्शन में कौन मतलब सुमेलित है? तो देखिए, अगर देखा जाए तो बस का ना संबंध ट्रेन से है, ना ट्रेन का संबंध कार से है, ना कार का बस से है, मतलब चारों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इस टाइप के कंडीशन में कौन सा फिगर बनता है? तो इसका फिगर बनता है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये बनेगा। क्यों? क्योंकि कोई किसी से कनेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए भेड़ हो गया, ठीक, भेड़ हो गया, रॉकेट हो गया, उसके बाद आपको मान लीजिए दूध हो गया, तो सभी एक दूसरे से अलग है, तो इसमें भी ऐसा ही बनेगा फिगर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ए, बी, सी और डी ऑप्शन में देखकर बताइए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, याद रखिए। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए पूर्ण चेतावनी प्रणाली राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा। एक रेलगाड़ी, हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इस पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कितने समय में पार करेगी? ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन समझ गया कि एक रेलगाड़ी है जो 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक उसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो कि पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चले तो कितने समय में पार करेगी? तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला कंडीशन में हम मानेंगे कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लेंथ प्लस पुल का मतलब ब्रिज का लेंथ कितना हमारे पास है, ये हमें निकालना है। तो अगर दूरी निकालना होगा, देखिए 90 को पहले 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो 5 वही 18 हो गया, और ये कितना में 36 सेकंड में। अगर ये हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई हो जाएगा। तो 18 5 90 कट गया, पर तो ये हो गया 5 × 5 × 36, तो ये हो जाएगा 900 मीटर। ठीक है, तो 900 मीटर में इंक्लूड है क्या? ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कह रहा है कि 100 मीटर रेलगाड़ी छोटी है
तो अगर हम फिर अगला कंडीशन में चलते हैं, ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई। तो 100 मीटर छोटी है तो 900 मीटर में से 100 मीटर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 800 मीटर। अब इस 800 मीटर में क्या है, छोटी वाली ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई इंक्लूड है। तो हमें समय निकालना, तो समय बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा 4। तो ठीक है, तो हमारा कुल दूरी कितना है 800 मीटर और चाल हमारा कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। तो 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 5/18 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम कटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64 सेकेंड। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 64 सेकेंड में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक माधव गोडबोले द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? बताइएगा, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन है आपके पास जस्ता और सीस्ता, जस्ता और तांबा, जस्ता और टीन और सीसा। तो टीन और सीसा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा टीन और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1296 वर्ग सीएम है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है? एक वर्ग की भुजा की लंबाई की 7/6 है। तो वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 1296। तो वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर होता है, तो हम अगर साइड निकालेंगे तो 1296 का कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 36 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा जो वर्ग है उसका हमके साइड मिल गया है। और क्वेश्चन में क्या है कि वृत्त का त्रिज्या वर्ग की एक भुजा की लंबाई का 7/6 है। तो वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना हो अगर तो क्या करेंगे, भुजा हमारा कितना है 36 और इसका लंबाई है 7/6। तो हम इसको कटा देंगे 6 यानी 42 सीएम रेडियस है किसका वृत्त का। तो क्वेश्चन कर रहा है वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है 2πr। 2 इंटू पाई को लिखेंगे 22/7 और आर हो जाएगा 42। और वृत्त सॉरी वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि भी होता है 2πr और वर्ग का परिमाप क्या होता है, यहाँ वर्ग का परिमाप कर रहा है 4 इंटू साइड यानी 36। ठीक है, अब हो गया। अगर हम इसको कटाएंगे, इसको कटाने से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6/11। तो याद रखिएगा ये आंसर हो जाएगा 6:11 हो जाएगा। ये 6 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, ये अलग से कट गया, ये 2 से कट गया और ये 11 से कट गया। तो 2/11 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन को फॉलो करते हुए आगे चलना। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बन गई है? ऑप्शन है पूजा दयाल, अनीता दहिया, सुजाता गुप्ता या प्रीति रजक। तो बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रीति रजक भारतीय महिला की पहला सूबेदार बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामचरित्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो रामचरित्र तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष का के की। जैसे रामचरित्र यानी राम का चरित्र, इसमें का आया तो ये किसको इंडिकेट करेगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है? जो हम लोग फेसबुक पर कुछ मंथ पहले इसका बारे में जान गए थे कि तो
ये वही है एक छोटा बच्चा जिसका नाम है आर प्रज्ञानंद। ठीक है, तो आर प्रज्ञानंद विश्वनाथन को हराकर भारत का नंबर 1 खिलाड़ी बन गया है। एक ही काम को 12 दिनों में कर सकता है। ये एक ही काम को 12 दिनों में कर सकता है और उसने 6 दिन काम किया और फिर काम छोड़ दिया। उसके बाद बी ने उससे शेष काम को 10 दिनों में पूरा किया। ठीक है, यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ए है जो एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और उसमें उसने बस 6 दिन तक काम किया, फिर काम छोड़ दिया। उसके बाद बी ने उसे शेष काम को 60 दिनों में पूरा किया। तो बताइए यदि दोनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे तो कितने दिनों में वो काम पूरा हो जाएगा? तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए इसमें पहले देखते हैं कौन कौन सा डिजिट है। देखिए 12 है, 6 है, 10 है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे ताकि हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में आसान होगा। तो 12, 6 और 10 का अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 60। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट है। ठीक है, टोटल वर्क 60 यूनिट है। तो ए एक एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा? जैसे 60 यूनिट, टोटल काम कितना है? टोटल कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिन में। तो एक दिन में वो 5 यूनिट कार्य करेगा। ठीक है, तो 6 दिन तक काम किया तो 6 दिन में उसने कितना काम करेगा? 6 इंटू 5 यानी 30 यूनिट काम करेगा। ठीक, कितना यूनिट काम करेगा? 30 यूनिट। अब बी काम करेगा, जो बचा हुआ काम है 30 यूनिट ए काम किया तो बचा हुआ कितना यूनिट काम है? 30 यूनिट काम है। तो 30 यूनिट बी कितना दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। तो एक दिन में कितना कितना यूनिट काम करेगा? तो 30/10 यानी 3 यूनिट। 3 यूनिट वो काम कर रहा है एक दिन में। और टोटल कितना यूनिट है कार्य? 60 दिन, सॉरी 60 यूनिट। तो टोटल कितना दिनों में काम करेगा? टोटल वर्क कंप्लीट करेगा 60/3 यानी 20 दिन। ठीक है, 20 दिन में ये काम करेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिनों में काम करेंगे? तो देखिए टोटल वर्क है 60। ठीक है, और कितना ये यूनिट काम कर रहा है एक दिन में? ए कर रहा है 5 यूनिट और बी कितना कर रहा है काम? 3 यूनिट एक दिन में। तो 60/8 करेंगे और डिवाइड करेंगे तो 7.5 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? 7.5 दिन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितने सीट है? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितने सीट है? ऑप्शन देखिए और सही जवाब बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 84। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट रिजर्व है और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? तो 47 है। अनुसूचित जाति जनजाति यानी एसटी के लिए 47 सीट है और अधिकतम सीट भारत में कितने हैं लोकसभा के लिए? तो 552 है। और वोटिंग कितना पर होता है? तो 543 पर होता है। याद रखिएगा ये चारों पॉइंट को। कृपण का विलोम क्या होता है? कृपण का विलोम ऑप्शन है दाता, याचक, निर्दयी या उद्धार। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दाता। और कृपण का मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका कृपण का मतलब होता है कंजूस होता है, मक्खी चूस होता है। ठीक है, मतलब माइजर इंसान जो खर्चा कम करता, जो हर बार खर्चा करने में सोचता हो, उसे कृपण बोलते हैं। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर बर्फ के टुकड़े चिपक जाते हैं। क्योंकि बताना है क्यों चिपक जाते हैं। फ्रेंड एक ऑप्शन इसका छूट गया है, फिर भी आप सही आंसर कर सकते हैं 3 ऑप्शन देखकर। तो बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने से टुकड़े
चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। फ्रेंड, मैं हर क्वेश्चन को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर रहा हूं ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। एक बल्लेबाज 17वें पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है, तो 17वें पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करना है। ठीक है, एक मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक बल्लेबाज 17वें पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन। मान लेते हैं कि 16वीं पारी में औसत कितना रन है, 1 है। 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, तो मान लेते हैं कि 16वीं पारी तक 1 रन का औसत है, 1 रन का। ठीक है, तो 17वीं पारी में क्या कर रहा है, तो टोटल रन अगर देखेंगे, एक औसत है, टोटल रन हम अगर देखेंगे 16वीं पारी तक तो कितना हो जाएगा, 16 1 हो जाएगा। ठीक है, और 17वीं पारी में कितना मार दे रहा है रन, 87 रन मार दे रहा है, तो 17वीं पारी तक इसका इतना रन हो गया, 16 x प्लस 87। अगर हमें औसत निकाल देना है 17वीं पारी तक, तो 17 से डिवाइड कर देंगे। तो अब क्या होता है, औसत जो पहले 16 के टाइम में x था, तो औसत अब 3 बढ़ जा रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 36 हो जाएगा। और 17वीं पारी के बाद पूछ रहा है, तो 17वीं पारी के बाद x प्लस 3 औसत दिया है, तो 36 प्लस 3 यानी 39 हो जाएगा हमारा औसत। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा रीजनिंग का यह क्वेश्चन है, यहाँ बताना है कि यहाँ क्या वैल्यू होगा। मान लेते हैं x, यहाँ पर वैल्यू बताना है। तो चलिए पहले हम इसके पीछे वाले देखेंगे पैटर्न कैसे फॉलो होता है। तो देखिए 7 से 14 आ रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई, फिर 14 से 28, ये 2 से मल्टीप्लाई, फिर 28 से 56, ये 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसी तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होने पर आ रहा है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। देखिए यहाँ 36 से 2 से किए तो 72 आया। ठीक इसी तरह अगर 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो बताइए किस नदी पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा महानदी पे। महानदी पे हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना का ये निर्माण कब से शुरू हुआ, 1948 से, और कब बनकर तैयार हुआ, 1953 में। तो हीराकुंड परियोजना महानदी, और महानदी में भी किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राज्य में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, किस राज्य में, असम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मिजोरम में। तो इसका फ्रेंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी इस राज्य का उद्घाटन किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो बताइए पहले आपकी आंसर इसका क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस रीजनिंग को। तो देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। ये 44 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 4, ठीक, प्लस का साइन दे दिए, 2 इंटू 0 कर दिए, तो कितना हो गया, 20 हो जाएगा। 4 चौक का 16 प्लस 2 कितना हो गया, 20। ठीक इसी तरह 3 इंटू 6 कर दिए, प्लस 1 इंटू 2, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा। इसी तरह 24 को 2 इंटू 4 लिखेंगे, 26 को 2 इंटू 6 लिखेंगे,
इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 यानी 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADHFIM और हमें पता करना है कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लिया जाता है। कैसे पैटर्न को फॉलो किया है तो पहले इसको समझेंगे। A से D आने में +3 का ऐड हुआ है और D को H आने में +4 का ऐड हुआ है। ठीक, F से I में +3 और I से M में +4 और N से R आने में +4 हुआ है। तो यहाँ भी +4 होना चाहिए। ऐसा हम क्या एक अंक रखेंगे कि +3 ऐड करने पर कौन सा अल्फाबेट रखेंगे कि +3 ऐड करने पर N आ जाएगा। तो K रख देंगे। क्या रख देंगे? K N और R। तो इसमें +3 हो गया और इसमें +4 आ गया। ऊपर का जो दोनों सीरीज पैटर्न को फॉलो कर रहा है वैसे सेम ये भी दोनों करने लगेगा नीचे वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है। एक कोई धनात्मक संख्या है जो n है, जब हम उसे 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 11 बचता है। यदि 26 n को उसी भाजक द्वारा यानी 13 से ही भाजक में डिवाइड करेंगे 26 n को, तब शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि वो संख्या कौन सा है जो n एक संख्या है, मान लेते हैं कि n है। ठीक है, n बराबर क्या मान लेंगे? 24 है। क्यों? इसको एक देखने के लिए उदाहरण के तौर पर 13 को अगर 24 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका जो आएगा शेषफल 11 आएगा, जो यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम n मान लिए 24 है। यदि 26 n को, तो 26 हो गया और n का मान हमने कितना रखा है? 24 रखा है। उसी भाजक से यानी 13 के भाजक से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? तो देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 26 को 24 से, तो हमारा जो भाजक है 13 है। अगर हम इसको 26 n को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 26 को 24 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आ जाएगा हमारा 624 आएगा, और 624 जो है ना 13 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 से कट जाएगा, यानी टोटल कट जाएगा। तो हमारा शेषफल पूछ रहा है, तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट डिवीजन हो जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खाद्य सहायता, मानवाधिकार, शिक्षा, कानून और न्याय। तो बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध फ्रेंड मानवाधिकार से है। तो आइए हम कुछ समझते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। तो इसका मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो इसका मुख्यालय लंदन में। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व में मतलब वर्ल्ड में मानव अधिकार का क्या करना होता है? सुरक्षा देना है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में ह्यूमन राइट्स कमीशन का स्थापना कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत भी आई है। चलिए आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है उजाला, उज्जवल, उज्जवल और उजला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तत्सम शब्द कौन सा है? उज्जवल। जो संस्कृत के सारे शब्द को क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 5, 4, 6 और 3। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होती है। कौन कौन होता है पहले हम उसको देख लेते हैं। तो इसका होता है दीर्घ संधि। स्वर संधि के अगर प्रकार की बात की जाए तो होता है दीर्घ संधि, उसके बाद गुण, उसके बाद वृद्धि, नेक्स्ट यण और अय आदि। ठीक है, ये अय आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा कंप्लीट होने वाला है 50 क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट। हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर किसके द्वारा लिखी गई थी?
तो ऑप्शन है अजीत डोभाल, अनिल चौहान, संजीव जोशी और अनिल तो संजीव जोशी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, संजीव जोशी ने यह पुस्तक का विमोचन किया था। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को ऐसे लिखा जाए, उसी सांकेतिक भाषा में प्राउड को किस प्रकार लिखा जाए? तो फ्रेंड आइए मैं इसे ट्रिक करने का तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। देखिए MOTHERS और इसमें देखिए आप क्या लिखा हुआ है, जस्ट इसका उल्टा कर दिया है। ये मदर्स को उल्टा करके कैसे लिखा है, SRE, हम खुद उल्टा करते जाएंगे, SREH, फिर यहाँ TOM और मैच कीजिए इसके साथ, तो SREHTOM, यानी कि मदर्स को जो राइट तरीका से लिखा गया ना, उसका रिवर्स लिख दिया गया है। ऐसे ही प्राउड को हम उल्टा लिख देंगे, तो पहले क्या हो जाएगा, THGUORB, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, THGUORB, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिबिया तथा फिबुला अस्थि कहाँ पाया जाता है? जो बोन्स का नाम है टिबिया और फिबुला हमारे शरीर के किस ऑर्गन में पाया जाता है? ऑप्शन है सिर, हाथ, पैर और कान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पैर में। टिबिया पैर में पाया जाता है और एक पैर में कितना हड्डी पाया जाता है, 30, और दोनों पैर में 60। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर 40% की छूट देने पर दुकानदार को 25% की लाभ होती है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद दुकानदार को 25% की लाभ होती है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम एक फॉर्मूला को बस याद रखेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीका से सॉल्व हो जाएगा, जैसे MP बट्टा CP, ठीक उसी तरह 100 प्लस लाभ और नीचे हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इसी से आप CP को अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो MP का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी MP को अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो CP का हो जाएगा। तो आइए हम इस फॉर्मूला के बेसिस पर बैठाते हैं क्वेश्चन को, तो MP बटा CP। ठीक है, 100 प्लस लाभ, तो लाभ हमारा कितना दिया है, 25, तो 125 हो जाएगा, और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना दिया है, 40 का, तो हो जाएगा 60। ठीक है, हम अब इसको कटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25/12। तो अब हमें देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो हमारा MP तो हो गया 25 और क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 13। ठीक है, क्रय मूल्य से तो यह नीचे हो जाएगा 12 गुने 100, तो अगर हम कटाएंगे तो हो जाएगा 108.33, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए हुए जो नीचे क्या है, बैक्टीरिया जीवाणु, बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, जीवाणु, और उससे होने वाला रोग को मिलान करना है। तो चलिए, ट्रिपोनीमा पैलेडियम एक जीवाणु का नाम है, इससे कौन सा डिजीज होता है, तो इससे होता है डिजीज सिफिलिस। कौन सा डिजीज होता है, सिफिलिस का होता है। और आगे यार्सिनिया पेस्टिस से इससे कौन सा डिजीज होता है, एक बैक्टीरिया का नाम है यार्सिनिया पेस्टिस, इससे होता है प्लेग। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लेग। और बेसिलस एंथ्रेसिस, इससे कौन सा डिजीज होता है, एंथ्रेक्स से। विप्रियो कोलेरी, कोलेरा। ठीक है, ये चारों बैक्टीरिया का नाम है और इससे होने वाला ये रोग है। इसे मिलान करना है तो सभी सामने वाला से मिलान हो रहा है, तो याद रख लीजिएगा इस सारे को। पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान कौन था, अबुल फजल, बदाऊनी, अब्दुल कादिर और दारा सिको।
तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन था? फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर हमारा ऑप्शन गलत लिखाया हुआ था, मैंने इसे रेक्टिफाई कर दिया। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान बताइए कौन था आंसर? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल-बरूनी। तो चलिए अल-बरूनी ही जो था जो पुराणों का अध्ययन करता था, तो अल-बरूनी के बारे में कुछ समझते हैं। तो देखिए किसके शासनकाल किसके साथ आया था अल-बरूनी? तो महमूद गजनवी के साथ, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ आया था। इसने एक किताब का नाम लिखा था, एक किताब लिखा था जिसका किताब का नाम था किताब उल हिंद। याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते रहता है, इसके द्वारा लिखा गया किताब। और इसका एक दिलचस्प स्टेटमेंट था जो अल-बरूनी ने कहा था, भारत में जाति व्यवस्था की यह एक विशेषता है, भारत में जाति व्यवस्था की एक विशेषता है कि प्रत्येक जाति अपने से नीच जाति ढूंढ लेते हैं। बताइए इतना साल पहले भी जाति का जो एक प्रकोप था, दूसरे देश के आए हुए लोग भी एनालाइज कर लेते थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यदि मैनेजर को 34, डायरेक्टर को 35, असिस्टेंट को 36, तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टाफ को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो कैसे सॉल्व हुआ है? आखिर मैनेजर को कैसे 34 लिखा है, डायरेक्टर को 35, असिस्टेंट को 36, तो स्टाफ को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए मैनेजर में हम देखते हैं कितना वॉवेल और कितना कॉन्स्टेंट है। तो वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू होता है। तो देखिए वॉवेल कितना है? 1 2 3, यहाँ 3 वॉवेल हो गया। कॉन्स्टेंट कितना है? 1 2 3 और 4, तो यहाँ 4 हो गया। ठीक उसी तरह डायरेक्टर में वॉवेल देखिए कितना है? तो आई ई और ओ, तो यहाँ 3 हो गया डायरेक्टर में। बाकी कॉन्स्टेंट इसमें 5 है। इस असिस्टेंट में देखिए कितना है वॉवेल? तो आई ए और एक यहाँ ए है, 3 है, यहाँ 3 वॉवेल हो गया। ठीक उसी तरह इसमें कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब स्टाफ की बात करते हैं, तो इसमें वॉवेल कितना है? तो सिर्फ ए 1 है, तो 1 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट कितना है? 1 2 3 4, 4 14 हो जाएगा, यानी आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? ऑप्शन है, और बताइए कि हिंदी का मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी? ट ठ ड ढ ही मूर्धन्य ध्वनियां है हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए हुए चित्र में कौन सा पिता, पुरुष और मानव को इंडिकेट करता है? दिए हुए चित्र में कौन पिता, पुत्र और मानव का संबंध रखता है? तो देखिए पिता ही क्या है? पिता किसके अंदर आ जाएगा? पुरुष के अंदर आ जाएगा। अब पुरुष किसके अंदर आ जाएंगे? मानव के। तो कौन सा होगा मैच? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव होता है? जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव होता है? तो पृष्ठ तनाव पर काफी कम हो जाता है। इसका जो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में 100 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 का है, तो भारत का इसमें स्थान कौन सा है बताइए? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 93। बताइए 100 देशों में इसका रैंक 93 पर है। कितना करप्शन है हमारी कंट्री। 69वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का खिताब किसने जीता था? ऑप्शन देकर बताइए कौन सा जीता था? 69वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का खिताब किसने जीता? आंसर हो जाएगा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। क्या हो जाएगा? रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। समाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए समाचार में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी और डी देकर बताइए क्या हो जाएगा? तो समाचार का संधि विच्छेद हो जाएगा सम धन अचार, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।